आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 का सेकंड हाफ, जो कि है मेजर ऑफ डिस्पर्शन से रिलेटेड। तो जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा देखा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया था। और इसको हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा के साथ? डिफरेंस जैसे का मीन। जैसे ही चैप्टर नंबर 12 ये देंगे स्टार्ट किया था, आप लोगों को शो हो चुके हैं? यस सर। हाँ जी। तो बेटा डेफिनेशन हमने उस टाइम पे कर दी थी। सेंट्रल टेंडेंसी को कहा था स्टैटिस्टिकल मेजर्स विच डिफाइन द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, या फिर जो हमारे डाटा की लोकेशन को बताता है, हम उसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन कहते हैं। लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल मेजर्स विच डिफाइन द वेरिएबिलिटी अमंग द सेट ऑफ डाटा। बेटा इस चीज़ को मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था, वेरिएबिलिटी को, कि मैंने कहा था यस सर। मीन की वैल्यू के साथ डिफरेंस की वेरिएबिलिटी जी होती सर। है, कि कौन सी वैल्यू अपनी मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा दूरी पर है, कौन सी वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू के करीब करीब है। तो ये वेरिएबिलिटी कहलाती है। इससे हम लोग को मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। तो बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में स्टैटिस्टिकल मेजर्स विच डिफाइन द वेरिएबिलिटी अमंग अ सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, उन तमाम के जो रिजल्ट्स होंगे, मतलब आफ्टर कैलकुलेशन जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसके आंसर्स नेगेटिव में नहीं आते। जैसे बेटा अगर आपसे कोई आपके मार्क्स की परसेंटेज पूछे, तो क्या आप परसेंटेज का आंसर कभी नेगेटिव में दे सकते हैं? नो सर। नो तो सर। ऐसे समझ लें जैसे यहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन है कि हम लोगों ने कभी भी नेगेटिव में आंसर नहीं करना। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कोई भी टॉपिक है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। अब डिस्पर्शन दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरी होती है रिलेटिव डिस्पर्शन। अब एब्सोल्यूट का वर्ड पहले भी आपने कहीं पढ़ा है, जैसे याद आ रहा है यार, आपने कहीं पढ़ा है एब्सोल्यूट ने? यस सर। कहाँ? यस सर। सर वो टाइम ग्राफ। एब्सोल्यूट सीरीज वैल्यू और ग्राफ, वो। शाबाश बच्चे, यस सर। टाइम यस सर। सीरीज ग्राफ ग्राफ। एंड टाइम सीरीज ग्राफ। सेमी लॉग ग्राफ जब हम लोग पढ़ रहे थे। यस सर। तो एब्सोल्यूट चेंज होता है एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान चेंज। तो यस सर। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन से मुराद है कि एवरेज वैल्यू की अपनी एक्चुअल वैल्यूज के साथ जो वेरिएबिलिटी है, जो डिस्पर्शन है, वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहलाती है। मीन की वैल्यू की अपनी एक्चुअल वैल्यूज के साथ जो वेरिएबिलिटी है, उसे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहते हैं। और रिलेटिव डिस्पर्शन, आपको पता है मैंने रेट ऑफ चेंज का वर्ड यूज किया था, यस। तो बेटा उससे रिलेटिव चेंज कहा जाता है। रिलेटिव चेंज, रेट ऑफ चेंज, वो क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ सेमी। परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यूज में क्या चेंज आ रहा है। और वहां पर मैंने आपको एक पेट्रोल की एग्जांपल भी दी थी कि अगर पेट्रोल की एग्जांपल में मैंने कहा था 80 रुपीज पर लीटर है और वो इंक्रीज करके 88 हो गया है, तो आप ये इंफॉर्मेशन दो तरह से दे सकती हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस 8 रुपीज से इंक्रीज कर गई हैं। अब ये एब्सोल्यूट है, ये एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान चेंज है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस 10% से इंक्रीज कर गई हैं, ये रिलेटिव है, ये रेट ऑफ चेंज है। याद है आपको? क्लियर? सर यस सर। परसेंटेज रिलेटिव में होता है। परसेंटेज क्या? रिलेटिव में होगा। रिलेटिव, बिल्कुल बिल्कुल, रिलेटिव के अंदर आता है, रेट ऑफ चेंज। ओके। सर ये सेम है, सेमी लोग सर। हाँ हाँ बेटा, वो तो सेमी। लॉग और ठीक है। वो लॉग वाली बातें तो खत्म हो गई हैं ना। सेमी लॉग है या टाइम सीरीज ग्राफ है, हमने तो डाटा को देखना है ना। ओके सर। ओके वो तो ठीक हो हमने गया। कहा था कि अगर हम कंपेयर करें एक्चुअल वैल्यूज को, मतलब एब्सोल्यूट चेंज देखें, तो फिर टाइम सीरीज ग्राफ यूज होता है। और अगर हम लोग कंपेयर करें रेट ऑफ चेंज को, तो सेमी लॉग ग्राफ यूज होता है। वो तो वहां पे पढ़ा था, ओके लेकिन सर। अब यहाँ पे जो फोकस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव को पढ़ना। और अब हम लोग यहाँ पर इनकी डिस्पर्शन देख रहे हैं। डन? ओके सर। थैंक यू। अच्छा,
अब बेटा अगर एक्चुअल वैल्यूज हैं तो अपने यूनिट्स के साथ आती हैं। भैया आप बताओगे कि आप जो चेंज फाइंड कर रहे हो वो इन टर्म्स ऑफ रुपीस कर रहे हो, वो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर कर रहे हो, वो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स कर रहे हो, भाई किस चीज़ में चेंज? आप उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। अब जैसे आपका एक क्यूएम का टेस्ट हुआ और क्यूएम के टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट में आपके पास आ गए 10 मार्क्स, सेकंड का टेस्ट में आपके पास मार्क्स आ गए 14 मार्क्स। तो देखें आपने ये चेंज फाइंड किया तो आप कहेंगे कि 4 मार्क्स का इंक्रीज है, तो 4 मार्क्स साथ में लिखेंगे ना, यस सर। यूनिट यूज करेंगे। तो एब्सोल्यूट यस डिस्पर्शन जब हम लोग एक्चुअल वैल्यूज में चेंज देखते हैं तो विद यूनिट्स होते हैं, लेकिन जब हम लोग इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज जाते हैं, रिलेटिव डिस्पर्शन की तरफ जाते हैं, तो बेटा रिलेटिव, कभी आपने ये देखा है कि मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो 70% किलोमीटर है? कभी नो आपने सर। कहा है? नो तो सर। बेटा जब रिलेटिव चेंज में जाते हैं तो वो यूनिट लेस हो जाती हैं, उनके साथ यूनिट यूज नहीं होते। तो ये एमसीक्यूज हैं हमारे पास कि रिलेटिव डिस्पर्शन यूनिट लेस होती हैं और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन विद यूनिट्स होते हैं, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन की हर वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर? ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखें यस एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमने ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, और वो 4 टॉपिक्स कौन कौन सी हैं? रेंज, और इसका ये मतलब नहीं है रेंज या सेमी रेंज, इसका मतलब है रेंज, और रेंज के साथ हम लोगों ने सेमी रेंज को डिस्कस करना है। दूसरा टॉपिक जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है क्वार्टाइल रेंज, इसी में सेमी क्वार्टाइल रेंज जिसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहा जाता है, इसकी डिस्कशन होगी। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में मीन डेविएशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन। तो ये चारों के चारों एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के टॉपिक्स हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, रिलेटेड टू एब्सोल्यूट डिस्पर्शन? तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज, सेमी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, ये सारे के सारे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के टॉपिक्स हैं। डन? ओके सर। और इन्हीं तमाम टॉपिक्स के कोफिशिएंट्स वो रिलेटिव डिस्पर्शन में आ जाते हैं। जैसा कि टॉपिक नेम क्या था? रेंज। रेंज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो एब्सोल्यूट में हम पढ़ेंगे रेंज को, रिलेटिव में कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ लेंगे। कोफिशिएंट को। इसी तरह से एब्सोल्यूट में पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, तो रिलेटिव में आके क्या पढ़ लेंगे? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल कोफिशिएंट। डेविएशन, COQD से मुराद है कोफिशिएंट ओके सर। ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। डन? फिर यस सर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसे हम लोग CV भी कहते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे लास्ट में पढ़ लेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। डन? डन? तो बेटा जिसके यस साथ सर। कोफिशिएंट का वर्ड आ जाए वो रिलेटिव डिस्पर्शन का टॉपिक है और वो यूनिट लेस है, और कोफिशिएंट का वर्ड अगर नहीं आ रहा तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का टॉपिक है और विद यूनिट्स आएंगे, लेकिन ये तमाम के तमाम बहुत ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। डन? ओके बच्चों? ओके सर। अच्छा, अब मैं जरा आपको बताता हूँ कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली होती क्या है। अब इसकी एग्जांपल ये आपके सामने लिखी हुई है। भाई 2 प्लेयर्स हैं, नाम नहीं लेते, फिर हर किसी का ना अलग अलग फेवरेट प्लेयर बन जाता है तो वो फिर मसला कर जाता है। 2 प्लेयर्स हैं हमारे पास, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी, दोनों बैट्समैन हैं। भाई एक सीरीज उन्होंने खेली 5 मैचेस की, तो कुछ इस तरह से स्कोरिंग किया उन्होंने, वो आपके सामने है कि मिस्टर ए ने फर्स्ट मैच में सिर्फ 100 रन कम सेंचुरी की, हाँ, और मिस्टर बी सिर्फ 18 रन बना सका। इसी तरह से मिस्टर ए के सेकंड मैच में 10 रन हैं, जबकि मिस्टर बी के 22 रन हैं। इसी तरह वो सारा डाटा 5 मैचेस का उन्होंने दे दिया। अब सिलेक्शन बोर्ड बैठा हुआ है, ये पाकिस्तानी सिलेक्शन बोर्ड नहीं है,
कि भाई ओ यार उसकी कॉल आई थी मेरे पास, बस इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, खिला लेते हैं, मैच हारना ही है ना तो कोई बात नहीं है, तो ये पाकिस्तानी नहीं है। ओके, और जहाँ पर जो भी ओके सर। एग्जांपल देंगे समझ लेना कि पाकिस्तान से बाहर के एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। ओके अच्छा सर, एग्जैक्ट एग्जांपल ओके दूंगा। सर। अच्छा, तो अब इन दोनों में से ना किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो नुमान जैसा एक जीनियस बैठा हुआ था सिलेक्टर, उसने कहा ओ यार ये कि मुश्किल काम है, दोनों की एवरेज फाइंड करो, जिसकी एवरेज ज्यादा होगी उसको लेके चले जाएंगे हैं। बाकियों ने मेरिट पे सर। तो बेटा मेरिट ही देख रहे हैं ना 5 मैचेस का यस सर, कि वही मेरिट पे। हाँ। ठीक है सर। बाकियों ने कहा कि भाई क्लैपिंग फॉर नोमान है, और जाके एवरेज फाइंड की तो पता चला दोनों की एवरेज बराबर है। सर वो अब कैलकुलेटर में मसला आ सकता है। नहीं, दोनों की एवरेज बराबर है, कैलकुलेटर ठीक है हमारा। सर क्योंकि टास्क करवा क्योंकि देते। क्योंकि नोमान ने सिर्फ कहा था कि एवरेज फाइंड कर लेनी है, नोमान ने खुद फाइंड करके नहीं दी। अच्छा, दोनों बैट्समैन की एवरेज फाइंड कर ली तो दोनों की एवरेज बराबर, और इन केस एवरेज बराबर ना भी होती तो बेटा आपने हमेशा याद रखना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि कभी भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि किसी भी वैल्यू को बेस बनाकर डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मुराद मीन, मीडियन, मॉड, इनकी वैल्यूज को बेस बनाकर कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं होती। इवन के अगर यहाँ पर इसकी एवरेज 25 और इसकी 20 होती कि ए को सिलेक्ट कर लो, मैं ना मानता। अगर ये रिवर्सल होती कि इस की एवरेज 25 है, इसकी 20 है, बी की ज्यादा है एवरेज, इसको सिलेक्ट कर लो, तब भी मैं ना मानता। हाँ, मैं ना मानूं तो मैं कैसे मानूं? हमेशा जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के टॉपिक्स पर होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की वैल्यूज पर होती है। ओके बच्चों, हमेशा ओके याद सर। रखिएगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज के ऊपर कभी भी आपने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। तो ये जो नुमान साहब ने हमें मशवरा दिया था ना कि एवरेज फाइंड कर लो, जिसकी ज्यादा होगी उसको लेके चले जाएंगे, तो उन्होंने गलत कहा था। ठीक हो गया डन? सर। तो ऐसा नहीं कहना। ओके अब सर। अब हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा हो सकता है? आपके ख्याल में हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा हो सकता है? सर ए। कैसे, क्यों? क्योंकि सर पहले इसने आ थर्ड रहा मैच में 65 बनाए हैं सर। है। वाह क्या बात है। तो पहला मैच नहीं नजर आया, सिर्फ 100 रन कम सेंचुरी कर रहे हैं। सर वो पहली दफा आया था ना, अच्छा, अभी इसका डेब्यू हुआ है सर। तो डेब्यू में ही वो 0 पे चला गया। तो बेटा इस तरह भी नहीं करना कि हम देखेंगे यार, चेक करना पांचों मैचेस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट 50 किसने बनाई, सेंचुरी किसने बनाई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पर देखा जाता है कंसिस्टेंट प्लेयर। हमें चाहिए कंसिस्टेंट प्लेयर। हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए कि वो, मैं नाम नहीं ले रहा समझ जाना, हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए कि बस वो पिच पर आए और पता चले ओह वापस आ रहा है। हाँ, हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए। हमें चाहिए कंसिस्टेंट प्लेयर। हमें पता हो कि भाई आएगा तो 30 ओवर तो पक्के हैं कि इस अकेले ने खेलने हैं। हाँ बेटा, बात समझ रहे हो आप लोग? जिसको यस यस सर। सर। आउट करना मुश्किल हो, जो आके प्रेशर को हैंडल कर सके। ऐसा ना हो जिसके आने जाने का पता ही ना चले कि भाई अगर चल पड़ा तो छक्के पे छक्का, और अगर ना चला तो फिर बॉल्ड है, तो वो खाम खा की विकेट है। और यस सर। कंसिस्टेंट प्लेयर कौन होता है बेटा? कंसिस्टेंट प्लेयर ऐसा प्लेयर होता है जो अपनी एवरेज के बराबर रन जरूर देकर जाए। कि अगर हमें पता हो ना कि यार इसके जो एवरेज स्कोर बनते हैं, एवरेज रन बनते हैं ना, वो 40 बनते हैं, तो हमें पता हो कि यार ये आज के मैच में खेलने जाएगा तो भाई 40 के करीब करीब रन जरूर बना कर आएगा। इससे हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं, जो अपनी एवरेज वैल्यू के करीब हो। डन? तो आप ये देखें, यस ओके सर। सर।
एवरेज दोनों की 20-20। अब आप ये देखें दोनों में से अपनी एवरेज वैल्यू के करीब करीब कौन रहता है? सर बी। मिस्टर बी। तो हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे वो किसकी करेंगे? बी की। अब देखिए एवरेज को बी बेस बनाकर हमने नहीं किया, हमने डिस्पर्शन को बेस बना के किया। और डिस्पर्शन क्या भाई जिस जिस बैट्समैन के स्कोर उसके एवरेज स्कोर के ज्यादा करीब हैं, ज्यादा करीब होने का मतलब उनके दरमियान डिफरेंस कम कम हो, हाँ, जिसके दरमियान वेरिएबिलिटी कम हो वो ज्यादा यस कंसिस्टेंट सर। होता है। जिसके दरमियान जी सर। वेरिएबिलिटी कम हो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। और जो अपनी एवरेज वैल्यू के से ज़्यादा दूरी पर मौजूद हो, जिसकी वैल्यूज़ में वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो, वो लेस कंसिस्टेंट होता है। तो हमने हमेशा कंसिस्टेंट बैट्समैन रखना है। तो हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे वो इस एग्जाम्पल के मुताबिक मिस्टर बी की करेंगे। डन? यस सर। डन? जी सर। बेटा ओके। मिसबाउल हक को खेलते हुए देखा है? अगर यस सर। क्रिकेट लवर्स हो तो क्या मिसबाउल हक को खेलते हुए देखा है? चलें आजकल के दौर की बात करें, जैसे बाबर आजम है, यस सर। बाबर आजम। खेलते हुए देखे बाबर आजम को? एक अच्छा बैट्समैन जी है, सर। हाँ, मतलब बहुत कम है ऐसा कि वो जीरो वगैरह पे आउट हो जाए। अदरवाइज एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं, स्टे करते हैं। मिसबा बिल्कुल ऐसे ही था। आपको पता है जिस दौर में ना मिसबा मतलब कैप्टन हुआ करता था ना, उस दौर में पाकिस्तानी टीम की ये हालत थी कि अगर मिसबा ना खड़ा हो पिच पर तो हमारी पूरी टीम 10 से 15 ओवर्स में आउट हो सकती थी। ये हालत थी हमारी यस टीम सर। की। लेकिन 30 ओवर तो पक्के थे कि मिसबा ने खेलनी है। ये अलग बात है, रन भी 30 ही होते थे। बिल्कुल सर। लेकिन लेकिन वो ये कहता था भाई हमने 50 ओवर फील्डिंग की है तो तुम भी करो, चाहे हम मैच हार भी जाए। है? लेकिन बेटा उसमें बिल्कुल सर। उसमें ना कंसिस्टेंसी पाई जाती थी। हर किसी को ये पता था मिसबा को आउट करना बहुत मुश्किल है, तो वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर था। इसी तरह से बाबर आजम को देख लें, बेटा ये एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, पर हर किसी को पता है कि यार बहुत कम ऐसा चांस है कि आउट हो जाए, अदरवाइज ये स्टे करेगा, ये रन्स बनाएंगे ये प्लेयर्स। और इसके मुकाबले में मतलब मैं ये नहीं कि बायसनेस वगैरह या इस तरह नहीं, शाहिद अफरीदी को देख लें, नो डाउट उसने बहुत अच्छा दौर गुजारा है, नो डाउट। लेकिन एंड के दिनों में देखें जब तक वो नहीं आता था ना, बस ये होता था दूसरी टीम पर, यार अफरीदी पड़ा है, अफरीदी पड़ा है, अफरीदी पड़ा है। हमें भी यही तसल्ली होती थी कि अफरीदी पड़ा है, बस यही पता होता था कि अफरीदी आके वापस भी चला गया है। ऐसे ही था ना भाई, अगर शॉट लग गई तो 6 है, ना लगी तो कैच है, खत्म। तो यस सर। एक मुफ्त की मतलब विकेट्स होती थी, और दूसरी टीम वालों को भी पता था कि अब इसे एक तो बाउंसर मारो तो इसने जरूर हिट करना है और कैच आउट हो जाएगा। तो मतलब बहुत कम वो लॉन्ग इनिंग्स खेल रहा था लास्ट के अपने दौर में, अदरवाइज वो जल्दी आउट हो रहा था। तो मतलब वो एक इस तरह से कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं था अगर सिर्फ बैट्समैन के तौर पे देखा जाए तो। ओके, एग्जाम्पल्स ओके क्लियर? सर। अच्छा, ये जो मैंने यस एग्जाम्पल सर। दिया है ये नहीं कि मुझे अफरीदी से नफरत है और मिसबा कुछ ज़्यादा आइडिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल ना एक समझाने के लिए दिया है कि बच्चों को ना क्लियरली ज़रा समझ आ जाती हैं चीज़ें। यस सर। ओके, पता चले कि फिर ये क्या बात कर रहे हैं सर, अफरीदी ने 36 गेंदों में सेंचुरी मार दी थी। बस वो एक मरतबा मारी थी यार, फिर वो भी भूल गया था कि 36 गेंदों में सेंचुरी भी लग सकती है, फिर उसे भी नहीं याद रहा। तो वो बात तुम लोग भी यस भूल सर। जाओ। अच्छा जी, मैं यार आप डिस्पर्शन अब मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब लोगों को क्लियर हो चुका है, हाँ। यस सर। इसके बाद जो हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है वो रेंज से करनी है। यहाँ पर भी बिल्कुल वही मेथड कि डिस्क्रीट डाटा से कैसे फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे फाइंड करना है, और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे फाइंड करना है, और तमाम तर वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है, वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।